हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केसरी इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग रन एंड मार्टिन की एक्सरसाइज नंबर 8 को करने वाले हैं, जो कि बुक सेकंड की पार्ट फर्स्ट की एक्सरसाइज नंबर 8 है और ये है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज पे। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनका काम क्या होता है, तो वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं। तो अगर नाउन या प्रोनाउन को कोई वर्ड क्वालिफाई कर रहा है और वो सिंगल वर्ड का है, केवल केवल एक ही वर्ड का है वो, तो हम उसे एडजेक्टिव बोलेंगे। लेकिन अगर वही काम का मतलब नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम एक से अधिक वर्ड मिलके करने लगें, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी अगर नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम एक से अधिक वर्ड मिलके करने लगें, तो चूँकि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है, लेकिन अगर एक से अधिक वर्ड मिलकर यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स वही काम करने लगे तो उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। तो होता यह है कि एडजेक्टिव फ्रेज जब नाउन को क्वालिफाई करता है तो नॉर्मली वो नाउन के बाद लगा हुआ होता है। और जो एडजेक्टिव फ्रेजेस होते हैं, इनकी शुरुआत हम देखेंगे तो एडजेक्टिव फ्रेज की शुरुआत किसी प्रपोजिशन से हो रही होगी। हमको एक प्रपोजिशन देखने को मिल जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज में, तो ये हमें कॉमन बात देखने को मिलेगी। तो और इसे पता करने के लिए हम नाउन से क्वेश्चन कर लेंगे, नाउन कैसा है, तो ऐसे भी हमको पता चल सकता है। और अगर ऐसे नहीं पता चलता तो हमको कॉन्सेप्ट से पता चल जाएगा कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन के विषय में बताएगा उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें करना क्या है, तो एक्सरसाइज 8 में जैसा कि ऊपर दिया गया है, इसमें करना क्या है, तो इसमें दिया हुआ है कि पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो आपको नीचे 15 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि एडजेक्टिव फ्रेज कहाँ पे यूज किया गया है। तो जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, अ मैन इन ग्रेट डिफ़िकल्टीज केम टू मी फॉर हेल्प। तो इसमें बोला गया है अ मैन इन ग्रेट डिफ़िकल्टीज। इन ग्रेट डिफ़िकल्टीज जो यहाँ पे आया हुआ है, ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। ये मैन के बारे में बता रहा है कि कौन सा आदमी मेरे पास हेल्प के लिए आया था, तो जो कि ग्रेट डिफ़िकल्टीज में था, जो बड़ी मुसीबत में था, वो आदमी मेरे पास हेल्प के लिए आया था। अगर इसमें से हम इन ग्रेट डिफ़िकल्टीज निकाल दें इस सेंटेंस से और इसको केवल इतना बोल दें कि अ मैन केम टू मी फॉर हेल्प, तो हमें ये पता चल रहा है कि कोई आदमी मेरे पास हेल्प के लिए आया था। उस आदमी के विषय में और कोई जानकारी अभी हमको नहीं मिल रही है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को पूरा ऐसे देख लिया जाए, अब ये इस सेंटेंस को देखिए, अ मैन इन ग्रेट डिफ़िकल्टीज। अब हमें ये पता चल रहा है कि एक आदमी हमारे पास हेल्प के लिए आया था, लेकिन उसके अलावा हमें ये भी पता चल रहा है कि जो आदमी हमारे पास आया था वो बड़ी मुसीबत में था। तो ये जो वर्ड है, ये जो नाउन के विषय में कुछ ऐड कर रहा है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। यानी यहाँ पे इन इन ग्रेट डिफ़िकल्टीज हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज अ पर्सन ऑफ वेरी कंसिडरेबल रिनाउन। तो ही इज अ पर्सन ऑफ वेरी कंसिडरेबल रिनाउन, यहाँ भी ऑफ वेरी कंसिडरेबल रिनाउन। ऊपर भी देखिए यहाँ पे प्रपोजिशन मिला, उसके बाद इन ग्रेट डिफ़िकल्टीज, यहाँ तक हमारा एडजेक्टिव फ्रेज था। यहाँ भी हमको दूसरे वाले सेंटेंस में भी ऑफ वेरी कंसिडरेबल रिनाउन जो सेंटेंस है, इसमें भी हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नाउन के बाद एक प्रपोजिशन मिला, ऑफ वेरी कंसिडरेबल रिनाउन। ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ये कह रहा है कि ही इज़ अ पर्सन ऑफ वेरी कंसिडरेबल रिनाउन, यानी वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, बहुत ही यश वाला व्यक्ति है। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये नहीं लिखा हुआ है सेंटेंस में और लिखा हुआ है ही इज अ पर्सन, तो हमें बात पता चलती है कि वो एक व्यक्ति है और कोई इन्फॉर्मेशन व्यक्ति के बारे में हमको नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे इसमें कह दिया गया कि ही इज अ पर्सन ऑफ अ वेरी कंसिडरेबल नाउन, मतलब अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये नाउन के विषय में कुछ और ऐड कर रहे हैं। तो इनको ग्रुप ऑफ वर्ड्स को चूंकि नाउन के विषय में ऐड कर रहे हैं, इसीलिए इनको एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। नेक्स्ट है, वाइल्ड बीस्ट इन स्मॉल केजेस और सॉरी साइट। वाइल्ड बीस्ट इन स्मॉल केजेस, तो ये जंगली जानवर जो होते हैं इन स्मॉल केजेस और अ सॉरी साइट। अच्छा, अब इसको ऐसे कर देते हैं, इस सेंटेंस में भी मान लेते हैं इन स्मॉल केजेस नहीं आया हुआ है और आया हुआ है वाइल्ड बीस्ट और अ सॉरी साइट। तो हमें ये पता चल रहा है कि वाइल्ड बीस्ट जो जंगली जानवर होते हैं, जंगली भालू होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बहुत ही सॉरी साइट होते हैं। यानी उनका जो उनको देख के जो दृश्य होता है वो बहुत ही दुखद होता है।
अब हमको केवल ये पता चल रहा है कि यहाँ जंगली जानवर की बात हो रही है। अगर इन स्मॉल केजेस से सेंटेंस से निकाल दें तो हमें ये पता चल रहा है कि जंगली जानवर की बात हो रही है। लेकिन अगर इसमें हम इतना और लगा दें आगे, इन स्मॉल केजेस, मतलब ये जो इन स्मॉल केजेस है, ये यहाँ पे वाइल्ड बीस्ट के विषय में कुछ और ऐड कर रहा है, और हमें बात पता चल रही है कि अब जो जंगली जानवर की बात हो रही है वो कौन सा, जो इन स्मॉल केजेस, जो छोटे पिंजरों में होते हैं, स्मॉल केजेस में होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो अब ये इन स्मॉल केजेस किसके लिए आया है, तो ये बीस्ट के लिए आया है, तो वाइल्ड बीस्ट के लिए आया है। तो इन स्मॉल केजेस हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। मतलब इनका कहने का ये है कि जो केजेस में एनिमल्स होते हैं उनकी बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, अ मैन विदाउट एन एनिमी इज अ मैन विद फ्यू फ्रेंड्स। तो अ मैन विदाउट एन एनिमी इज अ मैन विद फ्यू फ्रेंड्स। यहाँ पे भी देखिए, मैन नाउन दिख गया, इसके बाद प्रपोजिशन है, यहाँ से यहाँ तक ये सेंटेंस में कुछ कह रहा है। इसके बाद यहाँ से यहाँ सेंटेंस से अगर निकाल नहीं इतना, अगर मान लीजिए इसको निकाल देते हैं और मान लेते हैं कि सेंटेंस कितना आया हुआ है, अ मैन इज़ अ मैन विद फ्यू फ्रेंड्स। तो अ मैन इज़ अ मैन, एक आदमी, एक मैन जो है, एक मैन है। अभी हमको केवल ये बात पता चल रही है और कोई बात मैन के विषय में नहीं पता चल रही है। लेकिन अगर बोल दिया जाए अ मैन विदाउट एन एनिमी, अब जिस आदमी की बात हो रही है वो कौन से आदमी की बात हो रही है, जिसके शत्रु ना हो। तो अ मैन विदाउट एन एनिमी, ये हमारा क्या हो गया, नाउन के विषय में यहाँ कुछ ऐड कर रहा है, मैन के विषय में कुछ ऐड कर रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। तो अ मैन विदाउट एन एनिमी इज अ मैन विद फ्यू फ्रेंड्स। अब इस सेंटेंस में आगे यहाँ पर भी मैन के बाद प्रपोजिशन मिल गया, तो प्रपोजिशन यहाँ से विद फ्यू फ्रेंड्स, विद फ्यू फ्रेंड्स भी हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ये भी मैन के बारे में कुछ बता रहा है। तो इस सेंटेंस में दो एडजेक्टिव फ्रेजेस आए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज विदाउट एन एनिमी एंड द सेकेंड वन इज विद फ्यू फ्रेंड्स। इसमें दो एडजेक्टिव फ्रेजेस आए हुए हैं। ये वाला एडजेक्टिव इस मैन के विषय में बता रहा है, एंड ये वाला एडजेक्टिव इस मैन के लिए आया हुआ है। ये वाला एडजेक्टिव फ्रेज इस मैन के लिए आया हुआ है। तो इस तरह से सेंटेंस में दो एडजेक्टिव फ्रेजेस थे। नेक्स्ट है, ही टेल्स टेल विद द रिंग ऑफ ट्रूथ इन इट। अब ये वाला जो सेंटेंस है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में क्या कहा गया है। तो इसमें ये बताया गया है, इसमें ये वाला जो पार्ट है, विद द रिंग ऑफ ट्रूथ इन इट, तो इसमें से विद द रिंग ऑफ ट्रूथ, इतने का मतलब क्या होता है। विद द रिंग ऑफ ट्रूथ का मतलब होता है सीम्स, विच सीम्स टू बी ट्रू, जो सत्य प्रतीत होता है उसे हम कहते हैं विद द रिंग ऑफ ट्रूथ। यानी विद द रिंग ऑफ ट्रूथ का अलग से जो मतलब होता है वो होता है कोई बात सही प्रतीत होना। प्रतीत होने का मतलब ये है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, वो सही प्रतीत हो रही है। अब वो इनफैक्ट है कैसी ये नहीं पता। तो विद द रिंग ऑफ ट्रूथ का मतलब होता है कोई बात सही प्रतीत होना। अब इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हो गया, ही टेल्स अ टेल, मान लीजिए ये पार्ट अभी आया ही नहीं है, ये कह रहा है ही टेल्स अ टेल, वो एक टेल कहता है, वो एक कहानी कहता है, केवल अभी ये बात पता चल रही है। अभी और कहानी के विषय में कोई बात आगे नहीं बताई गई। लेकिन जैसे ही हमने आगे ये सेंटेंस को पूरा कर दिया, ही टेल्स अ टेल विद द रिंग ऑफ ट्रूथ इन इट, अब हमें बात पता चल गई कि ये कह रहा है कि वो एक कहानी कहता है। अब वो कहानी कैसी है, विद द रिंग ऑफ ट्रूथ इन इट, यानी वो कहानी सही प्रतीत हो रही है। वो जो कहानी कह रहा है, कहता है, वो कहानी सही प्रतीत हो रही है। विद द रिंग ऑफ ट्रूथ इन इट का मतलब हो गया वो कहानी सही प्रतीत हो रही है। तो सही प्रतीत होने का मतलब हो गया ये किसके लिए है, टेल के लिए। तो विद द रिंग ऑफ ट्रूथ इन इट, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। नेक्स्ट है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में भी अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो अ फ्रेंड इन नीड, इस सेंटेंस में भी ये वाला जो पार्ट है इन नीड, ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। किसको बारे में कुछ बता रहा है, तो फ्रेंड के बारे में बता रहा है। अगर इसमें से इन नीड को निकाल दें तो हमें क्या पता चलेगा, अ फ्रेंड इज अ फ्रेंड इन डीड, एक दोस्त वास्तव में एक दोस्त होता है। अब दोस्त के विषय में ये वाला जो फ्रेंड है इसके विषय में और कोई बात नहीं पता चल रही है। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि अ फ्रेंड इन नीड, कौन से दोस्त की बात हो रही है, जो ज़रूरत में काम आए, वही वास्तविक फ्रेंड होता है। मतलब इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये होता है कि पक्का मित्र वही है जो ज़रूरत के समय में काम आए। तो वही बात इसमें बताई जा रही है। तो यहाँ पे
अ फ्रेंड इन नीड जो है, इन नीड हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। इसके बाद नेक्स्ट है आई स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। आई स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ये हमारा एक तरह का प्रोवर्ब है। इसका मतलब क्या होता है पहले जान लेते हैं। आई स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब पहले जान लेते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे आपने वो सुना होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब, ये आपने सुना होगा। तो वैसा ही कुछ इसमें भी बताया गया है कि अगर कोई काम हमें करना है तो उसे हम अगर अभी कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, अगर उसे अभी सॉल्व कर लें या कोई काम अगर अभी हम कर लेते हैं तो बाद में बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि अभी हमने वो काम नहीं किया और बाद में वो आगे चल के हमारे लिए बड़ा काम बच जाए। हो सकता है हमारे लिए हमारे पास उतना टाइम न रहे करने को उस काम को, और फिर वो हमारे लिए मुसीबत बन जाए। तो आई स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन का मतलब समय रहते कोई काम कर लेना। तो इसमें अगर देखें इस सेंटेंस में भी, तो आई स्टिच इन टाइम, इन टाइम हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, स्टिच की बात कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। अब इस सेंटेंस में भी अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। अब ये भी हमारा जो है एक तरह का प्रोवर्ब है। अ बर्ड इन द हैंड इज अ वर्थ टू इन द बुश, यहाँ भी अ बर्ड इन द हैंड, इन द हैंड हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, एंड इसके बाद इन द बुश, ये भी हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। अभी इन द हैंड हमारा सीधे सीधे समझ में आ रहा है, इन द हैंड तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि इसके पहले एंटीसीडेंट में बर्ड आया हुआ है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बर्ड के लिए आया हुआ है। अब यहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि इन द बुश किसके लिए एडजेक्टिव फ्रेज है तो किसके लिए है, क्योंकि आपको पता है अगर एडजेक्टिव फ्रेज है तो एंटीसीडेंट के रूप में इसके पहले नाउन आया हुआ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें कन्फ्यूज मत होइए। अगर हम एक से अधिक एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए लगा रहे हैं तो अगर उस नाउन को एक बार पहले लिखा जा चुका है तो बार बार उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटेंस जो है यहाँ पे बर्ड जो है यही वाला यहाँ भी एंटीसीडेंट के रूप में माना जाएगा। यानी ये सेंटेंस कुछ ऐसे होना चाहिए था, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू बर्ड्स इन द बुश। यानी टू के बाद यहाँ पे हमको यहाँ पे बर्ड्स लिख देंगे तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो बर्ड्स है ये हमारा नाउन हो जाएगा, लेकिन बर्ड अंडरस्टूड है इसीलिए दोबारा यहाँ नहीं लिखा गया है। तो अ बर्ड इन द हैंड, तो इन द हैंड यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है और इन द बुश भी एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट है गार्डन्स विद कूल शेडी ट्रीज सराउंड द विलेज। अब गार्डन्स विद कूल शेडी ट्रीज, विद कूल शेडी ट्रीज, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। किसे क्वालिफाई कर रहा है, गार्डन को। इसी तरह नेक्स्ट है ओनली अ मैन विद प्लेंटी ऑफ मनी बाई अ कार ऑफ सच ब्यूटी एंड पावर। तो ओनली अ मैन विद प्लेंटी ऑफ मनी, विद प्लेंटी ऑफ मनी, ये बात हो रही है। ओनली अ मैन विद प्लेंटी ऑफ मनी बाइज अ कार सच ब्यूटी एंड पावर, ये सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि केवल जिसके पास ढेर सारा पैसा है वही व्यक्ति इस तरह की कार को, किस तरह की कार को, जिस जो कि ब्यूटीफुल लग रही है और जो ब्यूटी एंड पावर से भरी हुई है, उस तरह की कार को खरीद कर सकता है। यानी यहाँ पे इट मीन्स इस सेंटेंस में विद प्लेंटी ऑफ मनी एडजेक्टिव फ्रेज है, किसके लिए आया हुआ है, मैन के लिए आया हुआ है। और इसके अलावा इस सेंटेंस में एक एडजेक्टिव फ्रेज और आया हुआ है, बाइज अ कार ऑफ सच ब्यूटी एंड पावर। तो ऑफ सच ब्यूटी एंड पावर ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये भी हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, कार के लिए आया हुआ है। इस सेंटेंस में दो एडजेक्टिव फ्रेजेस आए हुए हैं, द फर्स्ट वन इज विद प्लेंटी ऑफ मनी एंड द सेकंड वन इज ब्यूटी एंड सच ऑफ सच ब्यूटी एंड पावर। नेक्स्ट है इन अ लो वॉइस ही टोल्ड द टेल ऑफ हिज क्रूअल रॉन्ग्स। तो अब इस सेंटेंस को देखें ध्यान से और इसमें समझें कि यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज कहाँ पे आया हुआ है। अभी देखिए इस जो 15 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है इसमें आपको फोकस कहाँ करना है, एडजेक्टिव फ्रेज कहाँ पे आया हुआ है इस पे फोकस करना है। तो जैसे इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस की सही शुरुआत अगर देखें तो हो रही है कहाँ से, ही टोल्ड द टेल, यहाँ से। यानी अगर मेन सेंटेंस देखें तो ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और टेल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन आया है टेल, इसी के लिए यहाँ क्या आया है, ऑफिस क्रूअल रॉन्ग्स एडजेक्टिव फ्रेज आया हुआ है।
तो ही टोल्ड द टेल ऑफ हिज क्रूअल रॉन्ग्स। तो ऑफ हिज क्रूअल रॉन्ग्स हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अगर हम केवल इतना कहें ही टोल्ड द टेल और ऑफ हिज क्रूअल रॉन्ग्स निकाल दें तो बात समझ में आती है कि उसने एक कहानी बताई। अब वो कहानी कैसी थी, तो वो कहानी थी ऑफ हिज क्रूअल रॉन्ग्स। उसके जो क्रूअल रॉन्ग्स थे उसकी कहानी थी। क्रूअल रॉन्ग्स का मतलब बहुत बुरी कहानी थी, उसके बहुत ही बैड डीड्स के बारे में बताया गया था उसमें। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये एडजेक्टिव फ्रेज है तो फिर इस सेंटेंस में आपको फ्रेज जैसा कुछ और भी दिख रहा होगा, जैसे कि इन अ लो वॉइस। तो ये क्या है, तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा, ये अभी आप आगे जब देखेंगे एक्सरसाइज में, तो इन अ लो वॉइस हमारा एक तरह का एडवर्ब फ्रेज है। तो ये जो है एडवर्ब फ्रेज है और ये हमारे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। मतलब ही टोल्ड द टेल, उसने कहानी बताई। तो कैसे बताई, तो इन अ लो वॉइस, धीमी आवाज़ में बताई। ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर हो जाएगा फिर। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एडजेक्टिव फ्रेज के अलावा इस सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज भी आया है, बट आपको क्वेश्चन में कहा गया एडजेक्टिव फ्रेज फाइंड आउट करने का। तो एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पे ये है। नेक्स्ट है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ द नोबल पद्मिनी। अगर कहा जाए केवल डू यू नो द स्टोरी और मान लेते हैं ये नहीं है, तो क्या आप कहानी जानते हो, कौन सी कहानी। अब आपको समझ में आ गया होगा ऑफ द नोबल पद्मिनी। अब ये जो ऑफ द नोबल पद्मिनी है, ये हमारा स्टोरी के लिए है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट है, ही वॉज अ लैड ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। लैड का मतलब होता है बॉय, लड़का। तो ही वॉज अ लैड ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। अगर केवल बोला जाए ही वॉज अ लैड, तो वह एक लड़का था। अब कैसा लड़का, ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। अब ग्रेट प्रॉमिस हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। नेक्स्ट है, ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। ही बोर अ बैनर, मान लेते हैं ये नहीं है, तो ही बोर अ बैनर, एक बात पता चली कि वो बैनर बोर करता है। और इसी में आगे ऐड कर दिएगा बैनर के विषय में विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, यानी बैनर कैसा है, तो विद अ स्ट्रेंज डिवाइस है। तो विद अ स्ट्रेंज डिवाइस हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, बैनर के लिए आया हुआ है। नेक्स्ट है, द पुलिस अरेस्टेड अ मैन ऑफ वन ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब्स। अगर इसमें से बोला जाए द पुलिस अरेस्टेड अ मैन, तो बात हमें समझ में आती है कि पुलिस ने एक मैन को अरेस्ट किया। अब आगे मैन के विषय में थोड़ा और बता दिया गया कि मैन कैसा, कौन सा मैन, जो कि है कहाँ से, ऑफ वन ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब्स। वो जिस मैन को पुलिस ने अरेस्ट किया वो है वन ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब्स, जो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं उनमें से वो आदमी एक है। तो ये वाला जो पार्ट पूरा हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। तो दोस्तों ये रहे 15 क्वेश्चन एडजेक्टिव फ्रेज पे। तो आई होप कि जिन लोगों ने अभी तक एडजेक्टिव फ्रेज नहीं भी पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन में के पहले मैं आपको बता भी दिया हूँ, और जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आप थोड़ा बहुत फाइंड आउट कर पाए होंगे और आपको हेल्प मिली होगी एडजेक्टिव फ्रेज समझने में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।